नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे हरियाणा का। हरियाणा मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आपको ये भी बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे सिविल सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई। आज की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हरियाणा मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। दोपहर 3 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा सिविल सचिवालय में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी और आज की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए। जितेंद्र, कैबिनेट की बैठक है आज दोपहर करीब 3 बजे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। बताया जा रहा है कि कई अहम फैसले आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जान सकते हैं जितेंद्र, आज की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है, कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्या चर्चाएं की जा सकती हैं? जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल मुमताज, आज 3 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है, जिसके अंदर कई जो एजेंडे हैं वो रखे गए हैं। उन एजेंडों को लेकर के जो विस्तृत जानकारी, हालांकि वो मीडिया के साथ कैबिनेट की जो बैठक है उसके बाद साझा की जाती है, लेकिन जिस तरीके से हमें कुछ जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो 10 एजेंडे जो हैं वो ऐसे एजेंडे हैं जिनको लेकर के पहले से तय किया गया है, जिसमें पुनर्नियुक्ति से लेकर के जो एजेंडे हैं, गौशाला से संबंधित एजेंडे हैं, साथ ही 500 करोड़ रुपए का जो टर्म लोन है उसकी गारंटी जो है वो दी जाए, इसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का जो वित्त एवं विकास निगम है उसको राज्य सरकार द्वारा दी गई जो गारंटी है वो 40 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 50 करोड़ रुपए करने को लेकर के भी इस कैबिनेट की बैठक के अंदर चर्चा रहने वाली है। और साथ ही कई जो विषय है वो ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए जो विषय है जिनको लेकर के इस बैठक के अंदर जब चर्चा होगी, कैबिनेट की फाइनल मोहर लगेगी, उस मोहर के बाद ये पता चल पाएगा कि कौन कौन से जो एजेंडे हैं उनको कैबिनेट की इस बैठक के अंदर पारित किया गया है। मुमताज, कुल मिलाकर के 10 एजेंडे जो है वो रखे गए हैं। साथ ही इसके अलावा भी कुछ टेबल एजेंडे जो है वो बैठक के वक्त रखे जाते हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से उन एजेंडों को रखा जाएगा। साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर आचार संहिता लगने को लेकर के भी जो चर्चाएं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में तमाम कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, तो अनौपचारिक तौर पर आने वाले समय में किस तरीके से जो अपनी तैयारी है उनके अंदर जुटना है। प्रधानमंत्री का दौरा भी जो है आगे अगर रहता है तो वहां उसमें किस तरीके से जो है कार्य करना है। और 11 तारीख को भी जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री की तरफ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसे खोल दिया जाएगा, उसको लेकर के क्या कुछ रहेगा, तो कुछ ऐसे अनौपचारिक जो चर्चा है वो भी कैबिनेट के अंदर रह सकती है। साथ ही साथ इन 10 एजेंडों के अलावा क्या कुछ टेबल एजेंडाज रखे जाते हैं, ये बैठक के बाद उम्मीद है कि पता चल पाएगा। और क्योंकि मीडिया के साथ जो तमाम जानकारी है वो साझा करने का काम किया जाता है। करीब 3 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साथ शुरू हो जाएगी। जी, तमाम तफसील दी है आपने जितेंद्र, और जाहिर है अब आज की बैठक काफी अहम है। आपने आचार संहिता का जिक्र किया जितेंद्र, क्या इसको लेकर किसी किस्म की कोई अहम बातचीत हो सकती है? क्या आचार संहिता लगाए जाने पर किस तरह की चर्चाएं बाहर चल रही हैं, उसको लेकर क्या इस बैठक में बातचीत हो सकती है? देखिए, हरियाणा की तरफ से मुमताज अपना जो पैनल है लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं कौन होने चाहिए, कौन फिट बैठता है, वो पैनल जो है वो भेज दिया गया है। जब प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी भाजपा की, और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को जो है अब ये पूरे तरीके से तय करना है कि कौन से नाम उसके अंदर रहेंगे। लेकिन तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं या फिर जो पूरी जो सरकार है, अपने अपने स्तर पर ये प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 10 सीट हरियाणा में लोकसभा की है और 10 की 10 भाजपा के पास थी 2019 में। तो ऐसी स्थिति में वो रिकॉर्ड पूरे तरीके से कायम रहे, आगे किस तरीके से कार्य किए जाने हैं और उनमें किस तरीके से गेयर अप करना है, इसको लेकर के जो चर्चा है, चाहे वो विधायक दल की बैठक हो या कैबिनेट की बैठक हो, इन तमाम बातों को जरूर ऐसे मौके पर ध्यान रखा जाएगा जबकि अगले 1 सप्ताह के अंदर उम्मीद जब ये की जा रही हो
ये जो आचार संहिता है वो लग सकती है। जो उम्मीद है उसके मुताबिक 10 से 15 तारीख के बीच जो आचार संहिता है वो लगते हुए नजर आ सकती है, जिसमें 13 तारीख या 15 तारीख को लेकर के ज्यादा जो चर्चाएं हैं आचार संहिता को लेकर के सामने सुनने के लिए मिल रही हैं। लेकिन जी। जो फैसला है वो सीधी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को करना है और किस तरीके से उन तारीखों का ऐलान किया जाता है, और हरियाणा के जो तमाम मंत्री हैं, हरियाणा के जो तमाम विधायक हैं, सरकार है, वो उसमें किस तरीके से उसको जो है मजबूती से इलेक्शन को लड़ने का काम करते हैं, उसमें अपनी आहुति देने का काम करते हैं। इसको लेकर के जब भी इस प्रकार की अब जो बैठकें होंगी उनमें भले ही एजेंडाज जो है हमने भी बताया कि 10 एजेंडा रखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी किस तरीके से इलेक्शन के अंदर अब ताकत झोंकनी है उसको लेकर के भी चर्चाएं औपचारिक तौर पर जरूर होते हुए नजर आती है। ठीक है जितेंद्र, आपसे गुजारिश है आप बने रहे हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। अपने दर्शकों को एक और अहम खबर दे रहे हैं। ये खबर बिलाशुबा हमारे दर्शकों को राहत देने वाली खबर है। अंबाला चंडीगढ़ राजमार्ग फिर से खोल दिया गया है। लोगों को आवाजाही में अब परेशानी नहीं होगी। तकरीबन 22 दिन बाद अंबाला से चंडीगढ़ के लिए हाईवे खुल गया है। हालांकि किसानों के विरोध के बीच ये हाईवे खोला गया, तो अब लोगों को परेशानी नहीं होगी आने जाने में। पिछले 22 दिन से परेशान हो रहे थे लोग। रुक करेंगे अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, ये आपके जरिए राहत देने वाली खबर हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। जो लोग रोजाना चंडीगढ़ से अंबाला या अंबाला से चंडीगढ़ आया जाया करते थे, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। किसानों के प्रदर्शन की वजह से अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर आवाजाही बंद थी, लेकिन अब बिल आखिर उसको खोल दिया गया है। हालांकि किसानों के विरोध के बीच इस हाईवे को खोला गया है, लेकिन कितनी बड़ी राहत की खबर है आम लोगों के लिए जितेंद्र? मुमताज, इस हाईवे को किसानों के विरोध के चलते ही जो प्रशासन की तरफ से एहतियातन बंद किया गया था, लेकिन अभी जिस तरीके से करीब 22 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन जो किसान हैं पंजाब के वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर ही, खासतौर से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आगे की जो कॉल है वो 6 मार्च और 10 मार्च को लेकर के किसानों की तरफ से दी गई है। 6 मार्च को जो अन्य संगठन है हरियाणा और पंजाब के संगठनों को छोड़ करके, उनसे ये कहा गया है कि वे दिल्ली अपने अपने तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचे, और 10 तारीख को रेल रोको का आह्वान किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी, जिस तरीके की भारी बैरिकेटिंग जो है कंक्रीट की बैरिकेटिंग प्रशासन की तरफ से की गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए NH44 यानी कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाला रास्ता है, उसकी एक एक लेन को जो है वो खोलने का काम कल शुरू कर दिया गया था। आज उम्मीद है कि इस लेन को खुलने के बाद जो लोग दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हैं या फिर इस गंतव्य में उनको किसी दूसरी जगह जो है जाना है, क्योंकि शिमला का रास्ता, हिमाचल का रास्ता भी यहीं से जुड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें राहत मिलते हुए नजर आएगी। और अब से पहले 22 दिन के बीच अगर वो ऐसी इस प्रकार की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें डाइवर्ट रूट का सहारा लेना पड़ता था, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें जो है उन लोगों को आते हुए नजर आती थी। और अब प्रशासन की तरफ से ये फैसला किया गया है, जेसीबी मशीन लगा करके इस बैरिकेटिंग की एक एक लेन, आने और जाने की एक एक लेन फिलहाल खोलने का जो फैसला है वो किया गया है। जी, तो आप जितेंद्र, किसानों के विरोध के बावजूद इसे अब खोल दिया गया, क्या लगता है आपको जो किसानों की जो रणनीति इन दिनों बन रही है, क्या फिर से ऐसा कोई अवरोध, ऐसी कोई रुकावट पैदा हो सकती है जिससे इस नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाए? देखिए अभी देखना होगा मुमताज के किसान अगला फैसला क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक उनका ये कहना है कि वे अपना आंदोलन इन पंजाब और हरियाणा के इन बॉर्डर पर ही बैठ करके जारी रखेंगे, जबकि दूसरे संगठनों से उन्होंने कहा है कि वे 6 मार्च को अपने अपने स्तर पर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पैदल या फिर हवाई मार्ग के जरिए जंतर मंतर पर पहुंचे। अब ये देखना है कि उस दिन क्या तस्वीर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी अगर किसानों को रोका जाता है तो फिर यहाँ कोई अन्य ऐलान जो है वो होता है या नहीं होता, ये देखना होगा। 10 तारीख को आम लोगों को जरूर दिक्कत रह सकती है। 12 से 4 बजे तक देश भर में जो है रेल रोको का आह्वान जो है वो किसानों ने किया है, और जिस भी ट्रैक पर अगर वो रेल रोकने को लेकर के कामयाब होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आंदोलन फिलहाल थमा हुआ है, शांति बढ़ती हुई है, ऐसी स्थिति में लोगों को भी कुछ राहत मिले, इसलिए प्रशासन की तरफ से जो ये बैरिकेटिंग है इसे हटाने का फैसला किया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली और हरियाणा के जो बॉर्डर्स थे वहां पर भी सर्विस लेन को खोलने को लेकर के फैसला किया गया था, ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन पूरे तौर पर यह राहत नहीं है। डाइवर्ट रूट से जरूर बचा जा सकता है, लेकिन जब एक लेन इतने बड़े हाईवे पर खुलेगी तो उसकी वजह से जाम की स्थिति अभी भी बनी रहेगी।
पूरी राहत तो इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम जो रास्ता, सीधा रास्ता है, वो सीधा रास्ता जो है, एक ट्रैक जो है, वो अब लोगों को आज के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, खासतौर से सदोपुर के अंदर जहां पर जी, ये बैरिकेड लगाई गई। कम से कम लोगों को इतनी राहत तो मिली। बेहद शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने इस खास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने दंगा रोधी यानी दंगे के दौरान होने वाले संपूर्ण नुकसान की भरपाई को देश के सबसे कठोर अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी और इसके अलावा 8 लाख रुपए तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी। सोमवार को मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है। धामी कैबिनेट के बड़े फैसले वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर दंगा और अशांति फैलाने के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। बैठक में कैबिनेट ने इससे संबंधित कानून बनाने पर अपनी मुहर लगा दी है। दंगे करने और अशांति फैलाने वालों पर उत्तराखंड सरकार अब सख्ती से पेश आएगी। तो धामी कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कुछ और फैसलों के बारे में भी आपको बता रहे हैं। इससे पहले तक 1 लाख शासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए भी समिति बनाई गई है और उच्च माध्यमिक मामलों को समझेगी। वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। और हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। नासिर, धामी कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें एक बड़ा फैसला ये भी था कि अब दंगों के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। उसके लिए बड़ा अमाउंट भी जुर्माने के तौर पर लगाया जा सकता है। आप बताइए, धामी कैबिनेट की इस बैठक में कौन कौन से बड़े और अहम फैसले लिए गए? नासिर, धामी सरकार की जो अहम फैसले किए, सबसे महत्वपूर्ण उसमें फैसला यही था क्योंकि हाल ही में हल्द्वानी में हिंसा हुई थी जिसमें काफी नुकसान सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को किया गया था। उसके बाद इस मामले में कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही थी। हालांकि सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए सरकार ने अब इसको लेकर के कानून बनाने की बात कही है। कल की जो अहम कैबिनेट बुलाई गई थी उसमें जो निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति उनको जो नुकसान पहुंचा है उसकी वसूली के लिए एक एक्ट सरकार बनाने जा रही है। इस एक्ट को मंजूरी दे दी है फिलहाल कैबिनेट ने और उसके बाद इसको जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा ताकि इस एक्ट कानून को बनाया जा सके और उसके बाद इस कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फिलहाल कैबिनेट में इस एक्ट को लाया गया था ताकि जो सरकारी संपत्ति है और निजी संपत्ति है और उसको जिस तरीके से जैसे मामलों में या फिर हिंसा हो जाती है तो उन जगहों पर जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे में जो नुकसान पहुंचाएंगे दंगई उन्हीं से इस जो भी नुकसान होगा उसकी वसूली की जाएगी। इसलिए इस एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। उसके बाद ट्रिब्यूनल फौरी तौर पर जांच करेगा और जांच में जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं या जिनका जो इस तरह की कोई हिंसा होती है उसमें जिनका शामिल होना दिखता है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तुरंत उन लोगों से उस जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की वसूली उन्हीं लोगों से की जाएगी। इस एक्ट को बनाया गया है ताकि इस तरह की जो जैसे हल्द्वानी में हाल ही में हिंसा हो इस तरह की वारदात ना हो और सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचे। नासिर, उत्तराखंड आवास नीति योजना में भी संशोधन की बात की गई है। जान सकते हैं ये योजना किस तरह की है, किस तरह का अमेंडमेंट इसमें करने की बात की गई?
आवास नीति है उसमें गरीबों को मकान देने के लिए लगातार भारत सरकार की योजनाएं है वो चल रही थी। उसमें यही था कि अभी तक जो लोग थे उनको मदद के तौर पर करीब 1 लाख रुपए सरकार देती थी, अब उसको बढ़ाकर के करीब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी जो गरीबों को आवास मिल रहा है, इसलिए उसी के तहत उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन किया गया है। जो मदद 1 लाख रुपए के रूप में की जा रही थी, अब वो 1.5 लाख रुपए के रूप में की जाएगी, जिससे गरीबों को मकान बनाने में सहायता मिल पाएगी। ठीक है नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए पंजाब का रुख करेंगे। अब पंजाब सरकार आज बजट पेश करेगी। साल 2024-25 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। कुछ वादों को बजट में पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। तो आज बजट पेश किया जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से। 2024-25 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। कुछ वादों को बजट में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो पंजाब के हवाले से अहम खबर आपको दे रहे हैं। साल 2024-25 के लिए विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। हरसिमरत पाल जुड़ चुकी है मेरे साथ, मेरी साथी इस खबर पर। हरसिमरत, बजट सेशन चल रहा है पंजाब विधानसभा में भी, आज बजट पेश किया जाएगा पंजाब का, और बताया जा रहा है कि कुछ वादों को बजट में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आप बताइए कैसा हो सकता है पंजाब का बजट इस बार। हरसिमरत, आपके पास क्या जानकारी है इस हवाले से? जी बिल्कुल मुमताज़, आपको बता दें कि आज साल 24-25 का जो बजट है वो पेश किया जाना है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा इसे पेश करेंगे। कुछ ही देर में जो बजट है वो पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी थोड़े समय में जो है लोकसभा के चुनाव है, पंचायत और निकाय के चुनाव है। ऐसे में सरकार ये जरूर ध्यान रखेगी कि इन चुनावों को मुख्य रखते हुए सभी वर्गों का जो ख्याल है वो रखा जाए। और उसके अलावा जो है अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग जोन बांटे गए हैं, जिसमें कि हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कोई नया टैक्स जो है वो ना लगाया जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो और ना आ सके। तो क्या कुछ किसके हिस्से में रहेगा, एग्रीकल्चर के हिस्से में, लोगों के हिस्से में, व्यापार क्षेत्र के हिस्से में और महिलाओं के हिस्से में क्या कुछ आएगा, तो ये जरूर देखने वाला होगा। कुछ ही समय में जो ये बजट सेशन है वो शुरू हो जाएगा और इसकी जो झलक है, आज पहली झलक वो दिखाई गई कि किस तरह का ये रहने वाला है। जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है कि लाल बैग में इस तरह से आता है, उसी तरह पंजाब का जो बजट है वो पंजाब की फुलकारी में लपेट करके आ रहा है। उसका जो एक झलक है वो भी आज दिखाई गई है और कुछ ही देर में ये बजट जो है वो पेश होगा। अब ये देखना होगा कि आखिरकार कौन से वर्ग को इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है, क्योंकि जहां पर देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके द्वारा जो है गारंटियां दी गई थी और उनमें से कुछ चीजें जो है वो पूरी भी की गई हैं। तो ऐसे में कुछ और चीजें जो है, जैसे कि 1000 रुपए देने का वादा जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया था, अभी तक फिलहाल उसे लागू नहीं किया गया है। पर आपको ये बताएं कि दिल्ली में भी घोषणा कर दी गई है कि 18 से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं पर अगर हिमाचल की बात की जाए तो वहां पर बेशक कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने भी 1500 रुपए देने का वादा किया था, तो उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दे दी है कि अगले महीने से वो जो है देना शुरू कर देंगे। ऐसे में एक कहा जा सकता है कि प्रेशर जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बढ़ता दिखाई देगा। हो सकता है इस बार ये अनाउंस हो जाए कि महिलाओं को जो ये 1000 रुपए देने का वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, वो कब से दिया जाना है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे ऐसे वादे जो है जो पहले किए गए थे, उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा या कितना विकास अब कर चुके हैं और आगे कितना विकास आगे जाना है, तो इसको लेकर के भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें जो है इस बजट में देखने को मिलेंगी। जी, सेशन किस तरह चल रहा है पंजाब विधानसभा का हरसिमरत? क्या यहाँ भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हो रही? बिल्कुल, आपको बताएं कि काफी हंगामा जो है लगातार देखने को मिल रहा है। सबसे दिलचस्प बात मुमताज यहाँ पर यह आ जाती है कि एक तरफ 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है इंडिया अलायंस के तहत, पर पंजाब में ये सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि पंजाब में सत्ता पक्ष में आम आदमी पार्टी है, वहीं विपक्ष में कांग्रेस है। ये दोनों जने जो है एक दूसरे के ऊपर मिलजुल के जो है हंगामा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज की ही बात की जाए तो बजट सेशन से पहले कांग्रेस के द्वारा जो है मेन गेट पर, विधानसभा के मेन गेट पर जहां से एंट्री होती है सभी की, वहां पर बैठ करके प्रदर्शन किया गया। और इतने में एक और जो नेता है, राजकुमार चब्बेवाल, कांग्रेस के नेता है, वो सिर पर एक गठड़ी उठा करके आते हैं और उसे कहा जाता है कि ये कर्जे की गठड़ी है जो कि पंजाब सरकार ने अभी तक ले लिया है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बीते दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो ताला लेकर के पहुंचे थे, स्पीकर को उन्होंने ताला दिया और कहा कि इसे आप उस गेट पर लगा दे जहां से विपक्ष बाहर चला जाता है। यानी कि सीधे तौर पर जो एक दूसरे के ऊपर आरोप है, प्रत्यारोप है, वो लगाए जा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री का कहना है कि हम लोग आपको समय दे रहे हैं, 15 दिन का ये सेशन रखा गया, आप बैठ करके बात कीजिए, आप लोगों के मुद्दे सुनिए। अगर हम कहीं पर
गलत है तो हमें गलत बताइए। और कांग्रेस जो है वो बाहर जाना चाहती है। मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस जो है वो वॉकआउट कर जाती है और मुख्यमंत्री की तरफ से गेट को लॉक लगाने की बात जो है कही जाती है। तो इस तरह से काफी हंगामेदार जो सेशन है ये देखने को मिल रहा है। जाहिर हरसिमरत सबकी नजर बनी रहेगी इन तमाम मामलात पर। पंजाब सरकार की तरफ से बार बार सब्सिडी जैसे जिक्र भी किए जाते हैं, आवाम को फायदा पहुंचाने की बात की जाती है। हरसिमरत, क्या वाकई इस तरह का रोड मैप तैयार है पंजाब सरकार के पास कि अपनी इन बड़ी बड़ी घोषणाओं को जो सरकार की तरफ से की जाती है उनको सरकार बैलेंस करके एक बैलेंस्ड बजट दे सके? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जो कोशिशें हैं वो पूरी की गई हैं। अभी बीच की ही अगर बात की जाए तो पहले ये बात थी कि लाइट नहीं आती थी, पर अब पंजाब सरकार ने जहां पर 600 यूनिट फ्री की हैं वहीं पर लाइट जो है उसकी भी बता रहे हैं कि 24 घंटे जो है लाइटें कर दी गई हैं। वहीं पर सोलर पैनल की तरफ जो है पंजाब सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेन सब्सिडी के बाद जो है उसमें भी की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग अगर उद्योग लगाए जाते हैं, डेयरी फार्मिंग की जाती है, तो उसमें भी जो है कहा जा रहा है कि सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो ऐसे में कितना बैलेंस किसको बिठाया जाएगा? क्या ये किसानों के लिए आएगा या आम लोगों के लिए आएगा? कौन कौन इसका फायदा ले सकेगा? तो जाहिर तौर पर ये जो है सिचुएशन देखने वाली बात होगी कि कुछ ही समय में जब बजट सामने आएगा तो देखा जाएगा कि किस वर्ग को क्या मिला है, क्या वो वर्ग उस मिले से खुश है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी ठीक है हरसिमरत, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुक करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को ये मासिक पेंशन दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने पर उन्होंने चुटकी ली। सुक्खू सरकार की झूठ बोलने की आदत नहीं गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले झूठ बोला, अब लोकसभा चुनाव में फिर से झूठ बोला। माताओं और बहनों का बार बार अपमान किया जा रहा है, इसका अधिकार नहीं है किसी को। मनोज धीमान मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मनोज, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने है। मुख्यमंत्री के इस बड़े ऐलान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सरकार की झूठ बोलने की आदत है, माता और बहनों का अपमान ना करें। क्या है ये पूरी खबर, क्या चल रहा है इस मामले को लेकर अभी मनोज हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल मुमताज, देखिए कल मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने महिलाओं को जो 1500 रुपए देने वाली गारंटी थी उसकी लॉन्चिंग कर दी है। उसकी लॉन्चिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को जो 1500 रुपए देने की बात है वो इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी, यानी कि इसी वर्ष से वो महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ये जो चुनावों से पहले गारंटी की घोषणा की गई थी, उन्हीं गारंटी में से भी एक गारंटी है जिसको सबसे पहले जो है वो लाहौल स्पीति की महिलाओं के लिए इसकी सौगात दी गई थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश की महिलाओं को इसकी सौगात कल से जो है वो जारी हो गई है। यानी कहा जा सकता है कि इसी वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश की बहुत सी महिलाओं को जो है वो इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं तो उनको जो है वो ये राशि दी जाएगी। तो ऐसे में जैसे ही ये लॉन्चिंग हुई उसके कुछ देर बाद ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो है इस लॉन्चिंग का कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक जो है आनन फानन में लिया गया फैसला है और प्रदेश की पूरी महिलाओं को अगर 1500 रुपए देने हो तो 1500 रुपए के हिसाब से हजारों करोड़ का बजट जो है वो बन जाता है। तो ऐसे में 800 करोड़ के बजट से जो है सरकार क्या करेगी? ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जो सम्मान निधि योजना चलाई गई है, इस योजना का लाभ महिलाओं को तो मिलेगा, लेकिन ये योजना जो है ये भारतीय जनता पार्टी के समय से ही योजना चलाई गई थी और जो पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लगाई थी उसी पेंशन में कुछ पैसों का इजाफा करके जो है वो मुख्यमंत्री इस घोषणा को अपनी घोषणा मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है चुनावों से पहले भी यहाँ पर कई गारंटी की घोषणाएं की गई थी, यानी कि जनता के साथ जो झूठे वायदे किए गए थे उनमें से सरकार जो है नाकाम रही है और अब जो है कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों को देखते हुए महिलाओं को लुभाने के लिए जो है इस गारंटी की जो है वो लॉन्चिंग की गई है। लेकिन मुमताज देखिए लगातार से सरकार पर दबाव भी बन रहा है और विपक्ष दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि बात की जाए तो काफी समय से जो है शिमला में, राजधानी शिमला में जो है वो लगातार मुद्दे गरमाते हुए नजर आए हैं। विधायकों के बागी होने की बात सामने आई है। दूसरी तरफ राज्यसभा की एक सीट थी उसको भी कांग्रेस हार चुकी है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार इन पर दबाव बना रहा है और हर दिन जो है कोई ना कोई बयानबाजी जो है
पक्ष और विपक्ष द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में ये गारंटी जो एक तरफ महिलाओं को लाभान्वित करेगी, लेकिन विपक्ष को ये बिल्कुल भी हजम होती हुई बात नजर नहीं आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि यह गारंटी जो है वो आनन फानन में इसका फैसला लिया गया है। और कितनी महिलाएं हैं, यानी कि कहा जा सकता है 22 लाख महिलाएं, जयराम ठाकुर ने कहा कि 22 लाख महिलाओं को यह लाभ मिलना चाहिए था, जबकि अभी कुछ एक महिलाओं को ही दिया गया है और इसका क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं है। फॉर्म इसके भरे जाएंगे तो कैसे महिलाओं का पता चल पाएगा कि कौन सी महिलाएं जो है इस योजना के पात्र है, इसका लाभ उठा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ये प्रदेश सरकार पर विपक्ष के द्वारा खड़ा किया जा रहा है और सवाल उठाना लाजमी भी है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को घेरते हुए नजर आया है कि सरकार कोई भी कदम उठा रही है तो विपक्ष उसका कटाक्ष जरूर कर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये योजना जो महिलाओं के लिए सुखविंदर सिंह सरकार ने जो है वो लॉन्च कर दी है, इसका फायदा कितनी महिलाएं ले पाती है और कितने वक्त के अंदर जो है वो ये योजना महिलाओं तक पहुंच जाती है। मुमताज, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।